हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं ये नोट्स। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया है कि शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है। विकल्प में यहाँ पर फिशर, डेविड हार्वे, मैनुअल केसल्स, लुइस वर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर फिशर होगा। ठीक है, फिशर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिशर ने नगरीय उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नगरीय उपसंस्कृति का जो सिद्धांत है ये फिशर के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। और नगर से संबंधित कुछ पुस्तकों की बात की जाए तो जैसे कि द सिटी है, ये आती है 1922 में। ये किसकी है? मैक्स वेबर की है। ठीक है, किसकी है? वेबर की पुस्तक है द सिटी। इसके अलावा द अर्बन कम्युनिटी बुक है। द अर्बन कम्युनिटी है, ये पार्क एंड बर्गेस की बुक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, द अर्बन कम्युनिटी। फिर एक बुक आती है रूरल अर्बन सोशियोलॉजी के नाम से, और ये सोरोकिन एंड जिमरमैन की बुक है। सोरोकिन एंड जिमरमैन की है। ठीक है, सोरोकिन एंड जिमरमैन की है। अर्बन सोशियोलॉजी एक बुक है, अर्बन सोशियोलॉजी। और ये किस किस की है ये भी याद रखिएगा, बर्गेल की है, एडरसन की है। इसके अलावा लिंडमैन की भी है। ठीक है, लिंडमैन की भी है। अर्बन सोशियोलॉजी है, बर्गल, एडरसन, लिंडमैन की है। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी ये किसकी है? सोरोकिन एंड जिमरमैन की है। द सिटी वेबर की है। द अर्बन कम्युनिटी है पार्क एंड बर्गेस की। फिशर ने नगरीय उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन मानवीचित शहर की अवधारणा से संबंधित नहीं है? रिचर्ड सेनेट, मैनुअल केसल्स, जॉन बेंजामिन, पॉल हैरिसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन मानवीचित शहर की अवधारणा से संबंधित नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए रिचर्ड सेनेट होगा। रिचर्ड सेनेट ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने विशेष रूप से अफ्रीकी नेग्रो के मध्य न्याय के प्रशासन की विकसित प्रणालियों के उदाहरण दिए हैं? विकल्प में आर.एच. लोवी, मैक्स ग्लुकमैन, मेलानोवस्की, मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर आर.एच. लोवी होगा। ठीक है, आर.एच. लोवी होगा यहाँ पर। और मेलानोवस्की की बात करें तो इनका फील्ड वर्क कहाँ पर रहा है? ट्रोबनियन द्वीप समूह पर रहा है। ठीक है, ट्रोबनियन द्वीप समूह पर इन्होंने अध्ययन किया है। ट्रोबनियन द्वीप समूह पर इनका अध्ययन रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इन्हें व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, किसे कहा जाता है, कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मेलानोवस्की है। इसके अलावा व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अलावा सांस्कृतिक प्रकारवादी, इस तरीके से पूछा जाए
तो भी इसमें मैलिनोवस्की का ही नाम आएगा। सांस्कृतिक प्रकारवादी और जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी, ठीक है, इसमें भी नाम आएगा मैलिनोवस्की का। ठीक है, मैलिनोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी, सांस्कृतिक प्रकारवादी और जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। ट्रोबनेट द्वीप समूह पर मैलिनोवस्की का अध्ययन रहा है। प्रश्न है, पूंजीवाद व्यर्थ जनसंख्या को जन्म देता है, न केवल निर्धन और शरणार्थी को बल्कि बड़ी संख्या में कैदियों और अन्य बाहरियों की आबादी को। इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शंस में है जुडिथ बटलर, जिगमंड बोमेन, जॉर्जिया ऑगबेन एंड क्रिस्टीविया फ्रीडलैंड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा, पूंजीवाद व्यर्थ जनसंख्या को जन्म देता है, न केवल निर्धन और शरणार्थी को बल्कि बड़ी संख्या में कैदियों और अन्य बाहरियों की आबादी को। यहाँ पर सही होगा जिगमंड बोमेन। ठीक है, जिगमंड बोमेन होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बोमेन आधुनिकता का लक्षण किसे बताते हैं? आधुनिकता का जो लक्षण है ये बताते हैं नैतिकता के अभाव को। ठीक है, नैतिकता का अभाव आधुनिकता का लक्षण है, ये किसने कहा है? बोमेन का कहना है। और बोमेन का एक स्टेटमेंट अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आधुनिक समाज को विध्वंस समाज किसने कहा? ठीक है, आधुनिक समाज विध्वंस समाज है, ये किसका कहना है? इस तरीके से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बोमेन के द्वारा यह बात कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, आर के मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति में विभिन्न धार्मिक ग्रंथ भली भांति सम्मिलित हैं। वह इस बात पर बल देते हैं कि विविधता की सहिष्णुता की आत्मा प्रतिबिंबित होती है। ऑप्शंस में यहाँ पर ऋग्वेद, अर्थवेद, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प में। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धार्मिक ग्रंथ भली भांति सम्मिलित हैं। वह इस पर बल देते हैं कि विविधता की सहिष्णुता की आत्मा इनमें से किसमें हमें प्रतिबिंबित देखने को मिलती है, प्रतिबिंबित होती है। सही यहाँ पर होगा धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और राधा कमल मुखर्जी किससे प्रभावित थे? ब्रजेंद्रनाथ शील है, पैट्रिक गिडिस हैं, नरेंद्रनाथ सेन है, इन सभी से ये प्रभावित थे। और सबसे पहले सामाजिक संरचना के क्षेत्र में सामाजिक मूल्यों के अध्ययन की जो शुरुआत है वो जो हमारे राधा कमल मुखर्जी हैं उनके द्वारा ही की गई थी। याद रखिएगा, सबसे पहले सामाजिक संरचना के क्षेत्र में या सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक मूल्यों के अध्ययन की जो शुरुआत करने वाले हैं वे राधा कमल मुखर्जी ही हैं। और इन्होंने क्या कहा था, ये स्टेटमेंट इनका परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मूल्य समाज के द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं, लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण अनुकूलन सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। दो तरह के मूल्य की इन्होंने बात की थी, साध्य और साधन। ठीक है, साध्य और साधन की बात की थी। और मूल्यों की विशेषताओं की बात की जाए तो तीन मुख्य विशेषताएं इन्होंने मूल्य की बताई थी। एक तो इन्होंने कहा था कि जो मूल्य है ये जन समूहों की आधारभूत अंतर प्रेरणाओं की व्यवस्थित जो अंतर प्रेरणाएं हैं उनकी व्यवस्थित रूप से उनकी संतुष्टि है। और मूल्यों का जो स्वरूप है वो सामान्यतः है, जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्वरूप इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह का जो स्वरूप है वो मूल्यों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो मानव समाज है उसमें चूंकि विविधता है, विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सार्वभौमिक मूल्य हमें देखने को समाज में मिलते हैं। ठीक है, दो तरह के मूल्य हैं, साध्य और साधन। और इनका जो स्टेटमेंट है ये याद रखिएगा, इनके द्वारा बात कही गई है। सबसे पहले सामाजिक संरचना के क्षेत्र में सामाजिक मूल्यों के अध्ययन की जो शुरुआत करने वाले हैं ये राधा कमल मुखर्जी ही हैं। किनसे प्रभावित थे? ब्रजेंद्रनाथ शील, पैट्रिक गिडिस और नरेंद्रनाथ सेन से प्रभावित थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, डेहलेनड्रॉफ के संघर्ष के सिद्धांत को निम्न में से क्या प्रकट नहीं करता है? मानवीय समाज में सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है,
संघर्ष प्रकट अप्रकट दोनों हो सकता है। प्रत्येक समाज सामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है। संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं हैं। डेहनडॉर्फ का जो संघर्ष का सिद्धांत था, इनके संघर्ष के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत ये नाम देने वाले कौन थे? टर्नर थे। यहाँ पर संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए डेहरेनड्रॉफ की, ठीक है, डेहरेनड्रॉफ की, तो ये एक जर्मन समाजशास्त्री हैं, याद रखिएगा, जर्मन समाजशास्त्री हैं। और इनका जो संघर्ष का सिद्धांत है किस पुस्तक में दिया है इन्होंने? क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया था और इनका जो उद्देश्य रहा है सिद्धांत का, डेहरेनड्रॉफ का, ये संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढना रहा है। और इनके द्वारा ये बात भी कही गई थी कि संघर्ष का मात्र कारण आर्थिक ही नहीं होता है, बल्कि संघर्ष का कारण शक्ति सत्ता के संबंध भी हो सकते हैं, जो जाकर आगे जाकर के संघर्ष को जन्म देते हैं। संघर्ष का मात्र कारण आर्थिक नहीं है, जैसा कि कार्ल मार्क्स का कहना था, और डेहरेनड्रॉफ का कहना है संघर्ष का कारण सिर्फ आर्थिक कारण ही नहीं है, बल्कि सत्ता शक्ति के संबंध भी है संघर्ष के कारण, जो आगे जाके ये जो संबंध है शक्ति सत्ता से संबंध है, ये आगे जाकर के संघर्ष को जन्म देते हैं। ठीक है, और इन्होंने दो इनका मुख्य उद्देश्य रहा है इनके सिद्धांत का। एक तो संघर्ष समूह के निर्माण की इनके द्वारा जो व्याख्या की गई है ये, और दूसरा ऐसी वे कौन सी क्रियाएं हैं, ठीक है, ऐसी उन क्रियाओं की व्याख्या करना जिनके माध्यम से जो सामाजिक व्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं संघर्ष समूह के द्वारा, जो कि परिवर्तन लाते हैं। इन दो बातों को उन्होंने प्रमुख रूप से अपने सिद्धांत में वर्णन किया इनका। ठीक है, संघर्ष समूह के निर्माण की व्याख्या, कैसे संघर्ष समूह का निर्माण होता है। दूसरा, ऐसी क्रियाओं की व्याख्या करना जिनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में जो हमें परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन जो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि संघर्ष समूह के द्वारा लाए जाते हैं। इनको ये जो दो प्रमुख बातें हैं, हम कह सकते हैं इनको महत्व दिया गया है इनके सिद्धांत में। ठीक है, जैसे कि कोजर ने भी कहा था कि डेहरेनड्रॉफ का कहना था कि कोजर की तरह ही डेहरेनड्रॉफ ने भी बात रखी कि संघर्ष सदैव अप्रकार्यात्मक नहीं होता। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने भी, डेहरेनड्रॉफ ने बात कही कि संघर्ष सदैव अप्रकार्यात्मक नहीं होते हैं, प्रतिस्पर्धा एक प्रकार का संघर्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, ये डेहरेनड्रॉफ के द्वारा बात कही गई थी कि जो कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो एक प्रकार का संघर्ष है, और इस संघर्ष को हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको नियंत्रित जरूर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट को। और जैसे ये बताते भी है कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं, सुलह कर ली जाए, मध्यस्थता स्थापित कर ली जाए, इसके माध्यम से हम संघर्ष को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ज्यादातर जो इनके स्टेटमेंट है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनकी जो पुस्तक है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। और डेहरेनड्रॉफ का संघर्ष का जो सिद्धांत है, या इस तरीके से पूछा जाता है, संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, या डेहरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है उसको द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसने कहा है? तो याद रखिएगा, टर्नर ने ये कहा है। अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। जैविक पूर्ण एकता है, धार्मिक नीति परक है, उत्पादन की पद्धति है, सामाजिक उद्विकास यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? जैविक पूर्ण एकता की बात करें तो ये इससे संबंधित दुर्खीम हो जाएंगे। धार्मिक नीति परक से संबंधित बात की जाए तो मैक्स वेबर हो जाएंगे। उत्पादन की पद्धति से कार्ल मार्क्स संबंधित हो जाएंगे। और सामाजिक उद्विकास ये हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार धर्म निम्न के बीच अंतर में स्थित है: धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष, पवित्र तथा अपवित्र, पावन तथा दूषित, देव तथा भूत प्रेत। दुर्खीम के अनुसार धर्म निम्न के बीच अंतर में स्थित है।
दुर्खिम से पहले जितने भी धर्म से संबंधित, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए थे, उन सभी सिद्धांतों का दुर्खिम ने खंडन किया था और धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम ने दिया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इस तरीके से पूछा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति का या धार्मिक धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, तो दुर्खिम ने दिया है। और यहाँ पर सही होगा पवित्र तथा अपवित्र, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम दुर्खिम की बात करें, ठीक है, तो दुर्खिम को सबसे पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। ठीक है, पहला अकादमिक समाजशास्त्री कौन है, इस तरीके से पूछा जाए तो दुर्खिम को माना जाता है। ठीक है, कॉम्ट के, अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी हैं दुर्खिम, और इनकी बुक्स के बारे में आप जानते ही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स है जैसे कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में ये आती है। इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, ये आती है 1895 में। सुसाइड है, सुसाइड आ स्टडी इन सोशियोलॉजी, ठीक है, और ये आती है 1897 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, दुर्खिम की, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, इन्हें आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं 24, 45, 330 और 335। किस अनुच्छेद में यह वर्णन है, कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 24, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 330 की, ठीक है, 330 की बात की जाए तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में SC ST आरक्षण की बात की गई है। याद रखिएगा, SC ST का लोकसभा में जो आरक्षण है, इसकी जो बात है, यह अनुच्छेद 330 में की गई है। और 335 अनुच्छेद की बात की जाए तो सरकारी नौकरियों में SC ST आरक्षण की बात की गई है। सरकारी नौकरियों में SC ST आरक्षण की बात की गई है। 45 अनुच्छेद की बात की जाए तो निशुल्क शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। चलिए, ठीक है, यहाँ पर 24 होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त, श्रुति, वैशाख, मीमांस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, इसका वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल जो कि पुरुष सूक्त है, इसमें जाति का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती है। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है। विकल्प में यहाँ पर परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार यहाँ पर दिया गया है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती है। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को हम क्या कहेंगे, स्टेटस एंड रोल की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने की थी। हालांकि अगर हम बात करें रोल की, भूमिका की, तो बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सबसे पहले की। बात की जाए स्टेटस की, परिस्थिति समूह की, तो ये बात सबसे पहले मर्टन के द्वारा की गई थी। लेकिन संयुक्त रूप में दोनों की बात, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति भूमिका की बात सबसे पहले रॉल्फ विंटर ने की थी द स्टडी ऑफ मैन में, जो कि 1936 में ये इनकी पुस्तक आती है। एंड उन्होंने स्टेटस यानी कि परिस्थिति के 2 प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। ठीक है, तो व्यक्ति की कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जिन्हें वो व्यक्ति जन्म से उनको मिलती हैं, जैसे कि कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, जो व्यक्ति को जन्म से मिल रहा है।
उसके अलावा कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, और जब उन सभी परिस्थितियों का जो योग है, सभी परिस्थितियों का जो संकलन है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेटस सेट कहते हैं, परिस्थिति पुंज कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट किसका है, मर्टन का है। ठीक है, ये भी मर्टन का ही कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानते हैं? एल्बर्ट कोहेन, आर.के. मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस है, इनमें से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना? सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, और रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, और मर्टन ने ही सबसे पहले विचलन की बात की थी। ठीक है, सबसे पहले विचलन की जो बात है वो मर्टन के द्वारा ही की गई थी। और याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि जो समाज जो विचलन है, अगर हम बात करें विचलन किसे कहते हैं, तो समाज के जो नियम है, मानक है, उनके अनुरूप जब व्यक्ति नहीं आचरण करता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, विचलन। और मर्टन ने विचलन के लिए जो उत्तरदायी माना था वो सोसाइटी, या हम कह ले सामाजिक जो संरचना है। ठीक है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना व समाज को ही विचलन के लिए उत्तरदायी माना था। ठीक है, विचलन के लिए उत्तरदायी माना था आर.के. मर्टन ने सोसाइटी, समाज और सामाजिक संरचना को। एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि सामाजिक विचलन के बीज सामाजिक संरचना में ही छुपे होते, इस तरीके से पूछा जाता है, जो कि स्टेटमेंट मर्टन का है। ठीक है, और बात की जाए विचलन की तो लेमर्ट है। ठीक है, एक नाम आपने सुना होगा, कई बार आपको बताया गया है क्लास में। इन्होंने दो प्रकार के विचलन की बात की है, प्राथमिक विचलन और दूसरा है द्वितीयक विचलन। ठीक है, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन, ये दो प्रकार विचलन के किसने बताए हैं, लेमर्ट ने बताए हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सामाजिक संघर्ष, द्वंद्व, सामाजिक समष्टि, अलगाव। यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक संघर्ष। ठीक है, सामाजिक संघर्ष होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष की बात की गई थी इनके द्वारा, मार्क्स के द्वारा, और वर्ग को अर्थ के आधार पर ही इन्होंने परिभाषित भी किया था। आर्थिक निर्धारणवादी में इनका नाम आता है मार्क्स का। आगे देखते हैं। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी मिलकर अधिकांश निर्णय लेते हैं यह कहलाता है? ऑप्शंस में है सहचर परिवार, समन्वयवादी परिवार, न्यासिता परिवार, संयुक्त परिवार। सही क्या होगा? ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी मिलकर अधिकांश निर्णय लेते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? ये परिवार कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, समन्वयवादी परिवार की बात किसने की थी? याद आ रहा है आपको कुछ फैमिली वाले टॉपिक में बताया गया है, और कई बार क्लासेस में भी एमसीक्यूज जब कराए गए हैं तो बताए गए हैं। यंग एंड विल्मोट है। ठीक है, यंग एंड विल्मोट ने दो तरह के परिवार की बात की थी। एक तो है प्रतिशय परिवार, ठीक है, प्रतिशय परिवार, और दूसरा है समन्वयवादी परिवार। ये दो तरह के परिवार की बात किसके द्वारा की गई है? यंग एंड विल्मोट के द्वारा की गई है। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ पर आप सहचर परिवार देख रहे हैं, याद आ रहा होगा आपको बर्गेस एंड लॉक का नाम, बर्गेस एंड लॉक। बर्गेस एंड लॉक ने एक तो सहचर परिवार की बात की थी, और इसके अलावा संस्थागत परिवार, ठीक है, संस्थागत परिवार की बात की थी। बर्गेस एंड लॉक ने सहचर परिवार और संस्थागत परिवार की बात की थी। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। और न्यासिता परिवार की बात करें तो ये जिमरमैन के द्वारा की गई है। ठीक है, जिमरमैन ने न्यासिता परिवार है, अति लघु परिवार और घरेलू परिवार की बात की थी। ठीक है, एक तो इनका न्यासिता परिवार हो गया, इसके अलावा एक इन्होंने अति लघु परिवार की बात की है और घरेलू परिवार,
ये प्रकार हो जाएंगे जिमरमैन के। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? ऑप्शंस में है अगस्त कॉम्ट, सर हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, विलियम गुडे। यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर सर हेनरी मैन है। ठीक है, सर हेनरी मैन है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट की बात की जाए तो इन्होंने परिवार को जो समाज की इकाई या कोशिका है, ठीक है, समाज की इकाई या कोशिका किसे बताया था? परिवार को। ठीक है, याद रखिएगा, समाज की कोशिका या इकाई इस तरीके से पूछा जाए, परिवार को किसने बताया है? तो अगस्त कॉम्ट ने बताया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके लिए समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, अगस्त कॉम्ट के लिए समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो परिवार ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अति निम्न होती है? ऑप्शंस है इरावती कार्वे, के एम कपाड़िया, के एम पानिकर, कोलिंडा। सही क्या होगा? संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अति निम्न होती है, ये किसका कहना है? के एम पानिकर का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और के एम पानिकर ने, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, हिंदू समाज की जो इकाई है ये संयुक्त परिवार को माना था, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली को माना था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हिंदू समाज की इकाई के एम पानिकर किसे बताते हैं? संयुक्त परिवार को बताते हैं। और इन्होंने हिंदू सामाजिक संगठन के 2 स्तंभ बताए थे। के एम पानिकर ने हिंदू सामाजिक संगठन के स्तंभ बताए थे 2। ठीक है, 2 स्तंभ बताए थे, या 2 आधार हम कह सकते हैं। पहला तो है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, और दूसरा ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। ये हिंदू सामाजिक संगठन के 2 स्तंभ हैं। किसने बताए? के एम पानिकर ने बताए हैं, इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें के एम कपाड़िया की, तो इनकी पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, के एम पानिकर की है। ठीक है, और इरावती कार्वे की बात करें, ठीक है, इरावती कार्वे की बात करें तो इनकी एक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा हिंदू सोसाइटी भी है, हिंदू सोसाइटी 1961 में आती है। तो ये 2 बुक्स किसकी हो जाएंगी? के एम कपाड़िया की, सॉरी, इरावती कार्वे की हो जाएंगी। के एम कपाड़िया की मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया है। के एम पानिकर ने हिंदू समाज की इकाई, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार को बताया। हिंदू सामाजिक संगठन के 2 स्तंभ है, एक तो जाति व्यवस्था और दूसरा हो जाएगा संयुक्त परिवार। ये किसके द्वारा बताया गया है? के एम पानिकर के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, किसके अनुसार परिवार एक समिति और संस्था दोनों है? ऑप्शन है मैकएवर एंड पेज, अगस्त कॉम्ट, मजूमदार, जॉर्ज मर्डॉक। यहाँ पर दिए गए हैं परिवार एक समिति और संस्था दोनों है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर मैकएवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट इनका अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और एक दूसरा है कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है। समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है, ये आता है कि इनका मैकएवर का। और दूसरा, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन है? ऑप्शंस है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, एंथोनी गिडेंस, एम एन श्रीनिवास, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर?
यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो जो वर्ग की एकता सुदृढ़ता है वो ज्यादा होगी। ये किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस का कहना है। एंथोनी गिडेंस यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इन्होंने आधुनिकता को क्या कहा था कि आधुनिकता क्या है? बहुआयामी है। इस आधुनिकता में परिवर्तन और गतिशीलता अंतर्निहित है। आधुनिक समाज को रिफ्लेक्सिव सोसाइटी कहा था। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। ठीक है, आधुनिकता की जो व्याख्या है समय स्थान के आधार पर की है। आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है। इस तरीके से स्टेटमेंट एंथोनी गिडेंस का आता है। याद रखिएगा, आधुनिकता का परिणाम क्या है? वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये इनका है स्टेटमेंट, एंथोनी गिडेंस का है। आधुनिक समाज भगोड़ा समाज है। ये इस तरीके से इनका आता है स्टेटमेंट। आधुनिकता बहुआयामी है। ये आता है आधुनिक समाज प्रतिबिंब समाज है, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी। इस तरीके से स्टेटमेंट एंथोनी गिडेंस के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह विभेद किसने किया? लुईवर्थ, जॉर्ज सेमेल, मैक्स वेबर, बर्गेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह अंतर करने वाले कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर लुईवर्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरवाद एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, एक जीवन जीने का ढंग है। ये लुईवर्थ के द्वारा बात कही गई थी। और नगरवाद की अगर हम विशेषताएं या लक्षण की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है? एक तो जनसंख्या की इसमें जनसंख्या में हमें विषमता देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा विषमता के अलावा दिखावापन होता है और निर्भरता। ठीक है, ये तीन विशेषताएं इन्होंने नगरवाद की बताई थी। और नगरीकरण की अगर हम बात करें तो लुईवर्थ का कहना था कि जो श्रम गांव होते हैं या श्रम ग्राम है, उनके नगरों की उनके नगरों में बदलने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको ही हम नगरीकरण कहते हैं। और ये नगरीकरण की जो विशेषताएं या लक्षण है जो कि लुईवर्थ ने बताए हैं, एक तो जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता। इस तरीके से पूछा जाता है किसने बताए हैं, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये नगरीकरण के लक्षण बताए हैं लुईवर्थ ने। ये नगरवाद के 3 बताए हैं। आगे देखते हैं। और इसके अलावा इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि घेटों की अवधारणा है। ठीक है, लुईवर्थ ने घेटों की अवधारणा दी है। इसके अलावा उपनगर की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। फिर अगर हम बात करें उपनगरीय क्षेत्र की भी आती है, उपनगरीय क्षेत्र की भी अवधारणा इनके द्वारा लुईवर्थ के द्वारा दी गई है। ठीक है, घेटो, उपनगर, उपनगरीय क्षेत्र, ये अवधारणाएं लुईवर्थ की हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना? आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जी एस घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में माना? कृषक जातियां पिछड़ी जातियां, ये किसका कहना था? आंद्रे बेते का कहना था। इससे संबंधित इनकी बुक जो कि आपको कई बार बताई भी गई है, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है आंद्रे बेते की, जिसमें इन्होंने कृषक यानी कि किसान की 3 विशेषताएं बताई थी। एक तो इन्होंने कहा था कि जो कृषक होता है, किसान है, भूमि से जुड़ा होता है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? ज्यादातर जो समाज है, कृषक समाज है, ठीक है, ज्यादातर जो समाज होते हैं उसमें
कृषकों की जो स्थिति होती है वो निम्न होती है। ये दूसरी हो जाएगी इनकी विशेषता। पहली, कृषक भूमि से जुड़ा होता है, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। और जो तीसरी विशेषताएं है वो ये है कि जो कृषक है मजदूरों का पूरक कहें हम या प्रतिपक्ष कहें, ठीक है, कंपेयर करते हैं मजदूर से, कृषक को मजदूरों का पूरक बताया है। ठीक है, तो ये जो तीन विशेषताएं हैं ये किसके द्वारा बताई गई हैं? आंद्रे बेते के द्वारा बताई गई हैं। आगे देखिए, यहाँ पर द मदर्स पुस्तक पूछी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? द मदर्स किसकी पुस्तक हो जाएगी? किसकी पुस्तक है द मदर्स? आर ब्रिफोल्ट की है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आर ब्रिफोल्ट परिवार की उत्पत्ति का जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है, ठीक है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया था परिवार की उत्पत्ति से। और इसके अगर हम समर्थन की बात करें या समर्थकों की बात करें तो उसमें नाम आ जाता है बैकोफन का, टाइलर का भी नाम आ जाता है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में, जो कि परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है। मॉर्गन की बात की जाए तो मॉर्गन सांस्कृतिक मानव शास्त्र के जनक है। सांस्कृतिक मानव शास्त्र के जनक है मॉर्गन। और इन्होंने नातेदारी व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित वर्गीकरण दिया था मॉर्गन ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है इनका कि नातेदारी व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है? मॉर्गन के द्वारा ही दिया गया है। और मानव संस्कृति का जो उद्विकास है उनके 3 स्तर भी इनके द्वारा ही बताए गए हैं। आपने देखा भी होगा, आरण्यक है, बर्बर है और तीसरा सभ्य समाज। ये 3 अवस्थाएं समाज की बताई हैं, या मानवीय संस्कृति का जो विकास किस तरीके से हुआ उससे संबंधित ये 3 अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई हैं। वेस्टरमार्क की बात की जाए तो वेस्टरमार्क का आप जानते हैं परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाही सिद्धांत इनका रहा है। इस तरीके से पूछा जाता है और इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टरमार्क की बुक्स हैं। एक तो वेस्टरमार्क की बुक हो जाएगी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये आती है 1891 में। ठीक है, इसके अलावा द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट इनकी वेस्टरमार्क की बुक है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक संबंधित है। AM शाह, KM कपाड़िया, MS गोरे, IP देसाई, यहां पर ऑप्शंस हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है? कपाड़िया की कौन सी बुक है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। कपाड़िया ने संयुक्त परिवार का लक्षण, पीढ़ियों की गहराई बताया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज MS गोरे की ये पुस्तक है। और इन्होंने MS गोरे ने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण का जो प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन किया था। IP देसाई की बात की जाए, इनकी बुक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। महुआ पर किसका अध्ययन रहा है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो IP देसाई का अध्ययन रहा है फैमिली से जुड़ा हुआ, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसका कहना है कि परिस्थितियां ग्रहण की जाती है जबकि भूमिका संपादित की जाती है? रॉल्फ टर्नर, रॉल्फ लिंटन, मर्टन, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
बताइए। 1936 में रॉल्फ लिंटन की बुक आती है द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है। प्रस्तुतियां ग्रहण की जाती है जबकि भूमिका संपादित की जाती है, यह कहना रॉल्फ लिंटन का था, ठीक है। इसके अलावा इनकी पुस्तक है एक द ट्री ऑफ कल्चर, द ट्री ऑफ कल्चर 1955 में आती है। द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी इनकी पुस्तक है, द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, ये 1945 में आती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लिंटन की, ये याद रखिएगा। और लिंटन के अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो मूलभूत संस्कृति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। मूलभूत संस्कृति, एक याद रखिएगा। सामाजिक आविष्कारक, इस तरीके से कुछ पूछा जाए तो ये भी इनका कॉन्सेप्ट है। और याद रखिएगा मूलभूत व्यक्तित्व की बात की जाए, ठीक है। मूलभूत व्यक्तित्व की बात की जाए तो यह अवधारणा भी लिंटन ने कॉर्डिनर के साथ मिलकर दी थी। स्टेटस एंड रोल के बात मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप जानते ही हैं। याद रखिएगा यहाँ पर लिंटन के साथ, हो सकता है ऑप्शंस में लिंटन ना हो, कॉर्डिनर दिया गया हो, तो ये इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट है मूलभूत व्यक्तित्व का, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रस्तुति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे से असंबंध और एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। प्रस्तुति और भूमिका ये एक दूसरे के संपूरक है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। व्यक्ति प्रस्तुति धारण करने के बाद ही उससे संबंधित, उस पद से संबंधित जो कार्य करता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रोल कहते हैं, भूमिका कहते हैं। और लिंटन ने तो भूमिका को प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू कहा था। और इस तरीके से स्टेटमेंट आता भी है एग्जाम्स में कि किसने भूमिका को प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू कहा है, तो याद रखिएगा लिंटन के द्वारा बात कही गई है। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान का पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही यहां पर क्या होगा, यहाँ पर सही होगा ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ठीक है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेविस ने भूमिका के बारे में कहा था कि भूमिका एक ढंग है, एक तरीका है जिसे व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ परिभाषित किया था किंग्सले डेविस ने। यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी सर्व करिएगा।